हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम लोग रेलवे द्वारा एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ, जेई और एसएससी जितना भी एग्ज़ाम लिया है रेलवे उसमें लगभग 15,000 प्लस जीके पूछे गए हैं। तो उसको हम लोग सेट बाय सेट पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये इसका तीसरा सेट होने वाला है जिसमें 101 से 200 क्वेश्चंस होगा, मतलब कि 100 क्वेश्चन का ये सेट रहेगा, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि रेलवे में ही पूछा गया तो उसी में पूछा जाएगा, अदर डिपार्टमेंट में भी पूछा जा सकता है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बट इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन का बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ मतलब बैंड है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ बोले तो बैंड है, तो वो है बृहस्पति ग्रह। कौन सा है? बृहस्पति। कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ मतलब सफ़ेद बैंड है, कौन सा है ग्रह? तो वो है बृहस्पति, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर। प्लूटो ग्रह की खोज किसने किया था? प्लूटो ग्रह का खोज किसने किया था? तो वो है क्लाइड क्या उसको क्लाइड टॉमसन, है ना। क्लाइड टॉमसन ने प्लूटो ग्रह का खोज किया था। सॉरी, टॉम बाग कहते हैं उसको, टॉम बाग। क्लाइड टॉम बाग, क्लाइड टॉम बाग ने प्लूटो ग्रह का खोज किया था, है ना। दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं आगे तीसरा में। और ये रहा तीसरा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है ना। इनमें से कौन सा ग्रह है जिसे ग्रह के रूप में नहीं जाना जाता है? तो वो है यम। यम को ग्रह नहीं माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए डैश खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। प्लूटो ग्रह का खोज किसने किया था? तो अभी जस्ट ये क्वेश्चन आया था। क्लाइड टॉम बाग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? क्लाइड टॉम बाग ने प्लूटो ग्रह का खोज किया था, ठीक है। 105 नंबर देखिए। 105 नंबर में है प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी, है ना। प्लूटो ग्रह का जो खोज हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में, है ना। 1930 में प्लूटो ग्रह का खोज हुआ था, जिसका खोज क्लाइड टॉम बाग ने किया था। 1930 में प्लूटो ग्रह का खोज हुआ था, ठीक है। 106 नंबर का बात करें तो 106 नंबर देखिए। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो प्लूटो का चांद बोले तो उपग्रह, है ना। प्लूटो का जो चांद है वो है चेरोन। प्लूटो का जो चांद है कौन है? चेरोन है, चेरोन, ठीक है ना। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था, उसके बाद इसमें ग्रह से नहीं माना जाता, मतलब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। 2006 तक ग्रह माना जाता था, बट उसके बाद ग्रह श्रेणी से हटा दिया गया, ग्रह नहीं माना जाता है। तो वो है प्लूटो, बोले तो यम, है ना। यम को मतलब प्लूटो को 2006 तक ग्रह माना जाता था, उसके बाद ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है ना। 108 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किसको हमारे सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता था, परंतु अब उसे बौना ग्रह कहते हैं, है ना। मतलब पहले ग्रह मानते थे, अब उसे बौना ग्रह कहा जाता था। तो अभी जस्ट पहले, इससे पहले क्वेश्चन था, है ना। इसका आंसर क्या था? प्लूटो, है ना। तो प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। उसके बाद आते हैं 109 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 109 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहते हैं? वही फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बौना ग्रह कहा जाता है? तो वो होता है प्लूटो, बोले तो यम को बौना ग्रह कहा जाता है। 110 नंबर देखिए। यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया था? यूरेनस का खोज किसने किया था? यूरेनस बोले तो अरुण, है ना। अरुण ग्रह का खोज किसने किया था? तो वो है सर विलियम हर्शेल। सर विलियम हर्शेल के द्वारा अरुण ग्रह का खोज किया गया था, मतलब यूरेनस का खोज, अरुण ग्रह का खोज सर विलियम हर्शेल ने किया था, ठीक है। उसके बाद 111 का बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह कौन सा है? तो वो है यूरेनस, ठीक है ना। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह कौन सा है? यूरेनस, बोले तो अरुण ग्रह, जो कि मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है ना। उसके बाद आते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण किस अवसर पे होता है? तो वो होता है पूर्णिमा के दिन, है ना। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? पूर्ण चांद होते हैं, उसका चंद्र ग्रहण उसी दिन होता है ना। चंद्र ग्रहण क्या होता है कि पूर्णिमा के दिन होता है ज़्यादातर, है ना। चंद्रग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। उसके बाद आते हैं 113 नंबर क्वेश्चन में। और चंद्रग्रहण केवल डैश में होता है। चंद्रग्रहण केवल किस में होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है ना। जिस दिन पूर्ण चंद्र होता है उसी दिन चंद्रग्रहण होता है ना। तो चंद्रग्रहण केवल डैश में होता है, तो पूर्णिमा दिवस के दिन क्या होती है? चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 114 नंबर क्वेश्चन में। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? चंद्रमा को अपनी धुरी पे एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? तो वो लगता है 27.3 दिन, है ना। पृथ्वी दिवस 27.3 पृथ्वी दिवस के बराबर, मतलब 27
दिन लगता है। चंद्रमा को अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में 27.3 दिन लगता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 115 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है? एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की जो अवधि होती है कितनी होती है ना? एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है? तो वो होता है 29 दिन से थोड़ा अधिक होता है ना। कितना होता है? 29 दिन से थोड़ा अधिक, मतलब 29.53 दिन होता है ना। 29.53 मतलब 29 दिन से थोड़ा अधिक दिन होता है एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच की समाप्ति, है ना। उसके बाद है 116 नंबर क्वेश्चन। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? उनतोदर चंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उनतोदर चंद्र। उनतोदर चंद्र कहते हैं। जब 3/4 चांद दिखाई देता है उसे हम उनतोदर चंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उनतोदर चंद्र कहते हैं। उसके बाद 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए, पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? 15वें दिन क्या हो जाता है? अदृश्य, दिखाई नहीं देता। ठीक है ना। पूर्णिमा तिथि को अगर हम पहला दिन मानते हैं मतलब पूर्ण चंद्र उस दिन दिखता है, तो किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाएगा, गायब हो जाएगा? 15वें दिन। ठीक है ना। कौन से दिन? 15वें दिन। उसके बाद है 118 नंबर क्वेश्चन। रात्रि के आकाश में सबसे चमकीला वस्तु कौन सी होती है? रात्रि के आकाश में सबसे चमकीला वस्तु कौन सी होती है ना? रात्रि में सबसे चमकीला जो वस्तु होती है वो होती है चंद्रमा, सबसे ज़्यादा चमकता है ना। रात्रि के आकाश में सबसे चमकीला वस्तु कौन सी होती है? चंद्रमा। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? मतलब किस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है? तो अमावस्या के दिन, है ना। अदृश्य होता है चंद्रमा, दिखाई नहीं देता है अमावस्या के दिन। ठीक है ना। उसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है ना। एक महीना में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? तो 2 बार, है ना। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? 2 बार। उसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? क्या बोल रहे हैं? चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है? चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? तो देखिए, सूरज का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। मतलब सूरज के प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। मतलब चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है ना। सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि चांद पे पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 122 नंबर क्वेश्चन में, चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, क्योंकि ये पृथ्वी का एक उपग्रह है। कौन सा? चंद्रमा, है ना। चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और ये पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। कौन? चंद्रमा। ठीक है। उसके बाद 123 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लू मून क्या होती है? ब्लू मून क्या होती है? देखो, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद जो होती है, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को हम ब्लू मून कहते हैं ना। महीना में दूसरा पूरा चांद जब आता है, मतलब एक महीना में 2 पूर्णिमा होता है, तो दूसरी पूर्णिमा को हम क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं, है ना। एक महीना में अगर 2 पूर्णिमा होता है तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। महीना में आने वाला दूसरा पूरा चांद जो होती है ब्लू मून कहलाती है। ठीक है। उसके बाद 124 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूरज का चक्कर लगाने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? सूरज का चक्कर लगाने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उल्कापिंड। क्या कहते हैं? उल्कापिंड। सूरज का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 125 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, 125 है, क्षुद्रग्रह बेल्ट में कौन सा बौनाग्रह मौजूद है? क्षुद्रग्रह बेल्ट में कौन सा बौनाग्रह मौजूद है? वो है सेरस। क्या नाम उसका? सेरस। क्षुद्रग्रह बेल्ट में कौन सा बौनाग्रह मौजूद है? क्या नाम उसका? सेरस नाम होता है। सेरस नाम है। ठीक है। उसके बाद है 126, प्रत्येक क्षेत्रवर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है ना। प्रत्येक क्षेत्रवर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? उसका नाम है हैली। क्या नाम उसका? हैली धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष पर दिखाई देती है। हैली धूमकेतु, है ना, 76 वर्ष पर दिखाई देती है। उसके बाद है ये 2062 में दिखाई देगा और इससे पहले जो है ना 1986 में दिखाई दिया था। तो प्रत्येक 76 वर्ष पे जो ना हैली धूमकेतु दिखाई देती है। उसके बाद 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, 127 है, अंतरिक्ष में
अंतरिक्ष में एक डैश वस्तु है, अंतरिक्ष में एक डैश वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीले कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। अंतरिक्ष में एक डैश वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है, तो वो है धूमकेतु। क्या नाम है उसका? धूमकेतु। ठीक है। उसके बाद है 128 नंबर क्वेश्चन। देखिए, हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्ष बाद नजर आता है? अभी जस्ट पहले था, इससे पहले क्वेश्चन था। हाँ, तो हैली धूमकेतु मतलब पुच्छल तारा 76 वर्ष पर दिखाई देती है। ठीक है ना? क्या कितना दिन पे? 76 वर्ष पर हैली धूमकेतु दिखाई देती है। उसके बाद है 129, हैली धूमकेतु किस वर्ष संभवतः पुनः देखी जा सकती है ना? किस वर्ष देखी जाएगी? देखिए, इससे पहले 1986 में दिखाई दिया था, है ना? अभी इससे पहले धूमकेतु 1986 में दिखाई दिया था, और अब 76 वर्ष बाद मतलब 2062 में दिखाई देगा। ठीक है ना? 2062 में अब दिखाई देगा। उसके बाद आते हैं 130 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड कौन सा है? बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना जो खगोलीय पिंड है उसे हम कोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमेट कहते हैं। ठीक है ना? बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड को कोमेट कहते हैं। उसके बाद है 131 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? धूमकेतु की जो पूंछ होती है किस दिशा में होती है? तो वो होती है सूर्य से दूर। क्या होती है? सूर्य से दूर होती है। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो वो सूर्य से दूर होती है। उसके बाद 132 का बात करें तो हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि डैश वर्ष है। हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितना वर्ष है? तो वो होता 75 वर्ष है। हैली धूमकेतु की जो कक्षीय अवधि है कितने वर्ष है? 75 वर्ष है। ठीक है ना? उसके बाद आते हैं 133 में 133, हैली धूमकेतु की कौन सी साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? हैली धूमकेतु मतलब अब कब दिखाई दे सकती है? तो वो है 2061, है ना? 2061। तो 2061 में दिखाई दे सकती है। 62 ऐसे होगा, लेकिन 62 ऑप्शन में दिया नहीं, तो उसके नज़दीक में 61 है, तो 61 में दिखाई देने की संभावना है। ठीक है ना? उसके बाद आते हैं 134, दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल डैश का भाग है? एथनोस्फीयर डैश का भाग है ना? दुर्बलता मंडल का बात करते हैं तो किसका भाग है? ये है भूप्रभार मंडल का। किसका? दुर्बलता मंडल जो है भूप्रभार मंडल का भाग है। भूप्रभार मंडल का भाग है एथनोस्फीयर मतलब दुर्बलता मंडल, है ना? उसके बाद आते हैं 135 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वजन के अनुसार भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत है? वजन के अनुसार भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? तो ऑक्सीजन लगभग भूपर्पट्टी में 46.6% पाई जाती है। भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? 46.6%। ठीक है। उसके बाद 136 नंबर देखिए, भूपर्पट्टी के में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है ना? भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो उसका नाम है एल्यूमिनियम। कौन है? एल्यूमिनियम जो है सबसे सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले धातु है। कौन है? एल्यूमिनियम। ठीक है। उसके बाद है 137 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? मैग्मा का मुख्य स्रोत कौन है? वो है मेंटल, है ना? पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? मैग्मा जो है मेंटल, मैग्मा का मुख्य स्रोत कौन सा है? मेंटल है। उसके बाद आते हैं 138, भूप्रावरण के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? अर्थ मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूप्रावरण का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो उसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल कहते हैं। भूप्रावरण का ऊपरी मतलब के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल। अर्थ मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल कहते हैं। उसके बाद 139 नंबर क्वेश्चन देखिए, 139, एथनोस्फीयर पृथ्वी की डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है। तो देखिए क्या बोला? एथनोस्फीयर पृथ्वी की डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है, तो वो है प्रावरण। क्या है? प्रावरण। एथनोस्फीयर पृथ्वी के डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है, वो है प्रावरण। ठीक है ना? उसके बाद आते हैं 140 नंबर क्वेश्चन में, पृथ्वी का ब्राह्मतम हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का जो ब्राह्मतम हिस्सा है
उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का बरामदम हिस्सा को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी की जो बरामदम हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं हम 141 नंबर क्वेश्चन में। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा सघन पदार्थ कौन सा है? वो है ऑस्मियम, है ना। सबसे ज़्यादा सघन पदार्थ कौन सा है? ऑस्मियम है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे सघन पदार्थ कौन सा है? ऑस्मियम है ना। उसके बाद 142 देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? दुर्बलता मंडल की स्थिति को कौन दर्शाता है? स्थल मंडल के नीचे, है ना। दुर्बलता मंडल एथनोस्फीयर की स्थिति कौन दर्शाता है? स्थल मंडल के नीचे, है ना। उसके बाद है 143, भूपोपट्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितना है? भूपोपट्टी में अभ्रक का अगर बात करते हैं तो लगभग 4% है ना। अभ्रक लगभग कितना है भूपोपट्टी में? 4%। कितना है अभ्रक? 4% लगभग, ठीक है ना। उसके बाद 144, भूपोपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व, दूसरा सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाई जाती है भूपोपट्टी में? तो वो है सिलिकॉन। देखो भूपोपट्टी में पाया जाता है जो तत्व वो होता है सबसे पहले OSiAl, उसके बाद Fe, है ना। क्या उसको OSiAlFe, मतलब O सबसे ज़्यादा, उसके बाद Si, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद लोहा पाई जाती है। फिर से देखिए, OSiAl और Fe, सबसे ज़्यादा जो तत्व है ऑक्सीजन पाई जाती है, उसके बाद सिलिकॉन पाई जाती है, उसके बाद एल्यूमिनियम पाई जाती है और उसके बाद लोहा पाई जाती है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद लोहा पाई जाती है ना। उसके बाद हम आते हैं 100, तो दूसरा सर्वाधिक कौन हो जाएगा? दूसरा सबसे ज़्यादा कौन होगा? पहला ऑक्सीजन, तो दूसरा सिलिकॉन हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं 145 नंबर क्वेश्चन में। 145, भूपोपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? भूपोपट्टी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु का बात कर रहे हैं, धातु कौन सी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है। क्यों? देखो OSiAlFe ये पाई जाती क्रम, है ना। OSiAlFe भूपोपट्टी पर पाया जाने वाला ये तत्व का क्रम है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या होता है? अधातु होता है। सिलिकॉन क्या होती है? उपधातु होती है। तो धातु कौन है? एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं धातु का क्रम, तो देखो AlFeCaNa पाई जाती है। कहने का मतलब, एक बार फिर से देखिए, AlFeCaNa धातु का क्रम होता है ये। सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम पाई जाती है, फिर सोडियम, ठीक है ना। ये धातु का क्रम है। अब वो जो है OSiAlFe ये तत्व का क्रम है। OSiAlFe जो होता है तत्व का क्रम होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 146 में, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु है एल्यूमिनियम है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 146, पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? उसको हम भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्र कहते हैं, है ना। उसके बाद चलिए 147 का अगर बात करें तो, धातुएं डैश से पाई जाती, धातुएं डैश से पाई जाती हैं। धातुएं की बात करते हैं तो भूपोपट्टी में, है ना, भूपोपट्टी में पाई जाती हैं। उसके बाद है 148, पृथ्वी के प्रस्तर मतलब क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, पृथ्वी के क्रस्ट में प्रस्तर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो वो है ऑक्सीजन, है ना। जो सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन। OSiAlFe सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? ऑक्सीजन तत्व पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद 149 का बात करते हैं। देखिए, अक्षांश के समांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उसके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? अक्षांश के समांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उसके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? तो वो है मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध, जो कि सुमेलित नहीं है। मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध नहीं होगा, है ना। उसके बाद आते हैं 150 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है ना। देखिए, देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है ना। देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देशांतर जो है कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है ना। उसके बाद आते हैं 151 में, वसंत विषुव या महाविषुव रात दिन बराबर होने के समय डैश का होता है ना। रात दिन बराबर होने का जो समय होता है कब होता है? तो वो होता है क्या कहते हैं इसे हम, 21 मार्च को रात और दिन बराबर होता है। वसंत विषुव, महाविषुव
डैश का होता है 21 मार्च को होता है, ठीक है ना। रात और दिन जिस दिन बराबर होता है महाविषुव वसंत विषुव कहलाती है और वो डेट होती है 21 मार्च, ठीक है ना। उसके बाद 152 का बात करें तो शब्द विषुव संदर्भित करता है, शब्द विषुव संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है, शब्द विषुव। दिन और रात समान अवधि के होते हैं उसको हम विषुव कहते हैं ना, दिन और रात बराबर तो उसे विषुव संदर्भित करता है, विषुव से संबंधित है, दिन और रात बराबर होती है समान अवधि की होती है तो विषुव कहलाती है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें तो 153 का भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, कब पड़ती है ना, वर्ष में कितने बार, 2 बार, है ना, वर्ष में 2 बार भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, वर्ष में 2 बार, कितने बार, वर्ष में 2 बार, है ना। उसके बाद आते हैं 154, 21 मार्च से और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है जिसके कारण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है, इसे क्या कहते हैं। 21 मार्च 23 सितंबर को पृथ्वी की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है, इसे क्या कहते हैं। तो ये भी जस्ट पहले इसका आंसर था विषुव कहते हैं इसको, है ना, क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। उसके बाद 155 देखिए, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है, तो वो है भूमध्य रेखा, है ना। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कौन सी होती है, भूमध्य रेखा। उसके बाद हम चलते हैं 156 में और देखिए 156 क्या बोल रहा है, पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर डैश कोण पर आनत है ना। तो ये है 66.5 डिग्री पे, है ना, कितने डिग्री पर आनत है, 66.5 डिग्री। पृथ्वी की धुरी क्रांतिक वृत्त के तल पर डैश कोण पर आनत है तो वो है 66.5 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं 157 में, निम्न में से कौन सा विकल्प विषुव का सबसे अच्छा वर्णन है, विषुव का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है, तो विषुव का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है, कोई भी ध्रुव सूरज की ओर झुका नहीं है, कोई भी ध्रुव सूरज की ओर झुका नहीं है ना। विषुव का सबसे अच्छा वर्णन क्या होता है कि कोई भी ध्रुव सूरज की ओर झुका नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं 158, भारत के किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, तो वो होता है 22 दिसंबर। भारत में किस दिन सबसे छोटा दिन होता है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है भारत में, ठीक है ना। उसके बाद 159 देखिए, एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है, एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है, 2 बार आता है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन था, है ना। एक विषुव वर्ष में कितनी बार आता है, 2 बार, 21 मार्च 23 सितंबर, ठीक है ना। उसके बाद है 160, सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान दिन और रात को डैश कहते हैं, सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान दिन और रात को क्या कहते हैं, समान और दिन रात को क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं, दिन रात बराबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं, है ना। उसके बाद 161, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है, भूमध्य रेखा की लाइन पर कौन पड़ता है इसमें, वो है पोंटा, क्या होता है उसको, पोंटियानक, पोंटियानक जो भूमध्य रेखा के लाइन पर पड़ता है उसका नाम है पोंटियानक, है ना। पोंटियानक जो है इंडोनेशिया का शहर है ना, पोंटियानक जो है इंडोनेशिया का शहर है और वो भूमध्य रेखा की लाइन पे पड़ता है। ऐसे तो बहुत सारी जगह पड़ता है लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, पोंटियानक, ये जो कि इंडोनेशिया का एक शहर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 162 में, कर्क रेखा है, कर्क रेखा है वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। उसके बाद है 163 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको मानते हैं, 180 डिग्री को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानते हैं ना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे माना जाता है, 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है ना। उसके बाद 164 नंबर देखिए, 164 का अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ 164 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक यामोत्तर रेखाएं हैं, एक से अधिक मानक यामोत्तर रेखाएं किस निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक यामोत्तर रेखाएं हैं, वो है यूएसए, है ना। यूएसए में एक से अधिक यामयोत्तर रेखाएं हैं, एक से अधिक मानक यामयोत्तर रेखाएं हैं किसमें, यूएसए में, है ना। उसके बाद 165 का अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डैश से होकर गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो 180 डिग्री ग्रीनविच से गुजरती है ना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है तो 180 डिग्री ग्रीनविच से गुजरती है ना। उसके बाद 166, डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है, तो वो है 82 और आधे डिग्री पूर्व देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर
मतलब 82 और आधे डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि भारतीय मानक समय इसी पे आधारित है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे भारतीय समय आधारित है ना, 82 और आधे डिग्री पूर्वी देशांतर। उसके बाद है 167 नंबर, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय कितना आगे है। ग्रीनविच से मतलब जीएमटी से भारतीय मानक समय 5.5 घंटा आगे, कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है ना। उसके बाद आते हैं 168 नंबर, निम्न में से कौन सा सेल का उदाहरण नहीं है। सेल का उदाहरण नहीं है, सेल का उदाहरण नहीं है कौन सा, एस्फॉल्ट जो है ना, एस्फॉल्ट वो सेल का उदाहरण नहीं है। सेल मतलब रॉक्स का उदाहरण नहीं है कौन, उसे हम क्या कहते हैं, एस्फॉल्ट, एस्फॉल्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद 169, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, तो वो है नर्मदा नदी पे, है ना, नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध है, ठीक है ना। सरदार सरोवर बांध किस पे है, तो नर्मदा नदी पे है। उसके बाद है 170, 170 का बात करें तो पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ये देखो, यह सेलों की उत्पत्ति संरचना संगठन से संबंधित विज्ञान का एक शाखा है ना। सेलों की उत्पत्ति संरचना संगठन से संबंधित शाखा कौन सी है, पेट्रोलॉजी। सेलों की उत्पत्ति संरचना संगठन से संबंधित विज्ञान की शाखा कौन सी है, पेट्रोलॉजी, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं 171 में, पेडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी जो होता है ना, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो मृदा भूगोल का, है ना, मृदा विज्ञान का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है ना। उसके बाद 172, मृदा निर्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है। मृदा निर्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है ना। ऊंचाई और ढलान से ह्यूमस निर्माण की दर निर्धारित होती है, ये गलत है ना। ऊंचाई और ढलान से ह्यूमस निर्माण का दर निर्धारित होता है, ये मृदा निर्माण के बारे में गलत है, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं 173 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का एक प्रकार है। अवसादी चट्टान का प्रकार कौन सा है इनमें से, वो है बलुआ पत्थर। अवसादी चट्टान का एक प्रकार है कौन, बलुआ पत्थर, है ना। अवसादी चट्टान का प्रकार कौन है, बलुआ पत्थर। उसके बाद है 174 नंबर क्वेश्चन, क्वार्टरजाइट प्रकार का, क्वार्टरजाइट डैश प्रकार का एक सेल है। क्वार्टरजाइट डैश प्रकार का एक सेल है, तो क्वार्टरजाइट जो है ना रूपांतरित प्रकार का है। क्वार्टरजाइट किस प्रकार का सेल है, वो है रूपांतरित प्रकार का सेल क्वार्टरजाइट, ठीक है ना। 175 देखिए, ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान है। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण होती है। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है कौन, ग्रेनाइट, है ना। उसके बाद 176, किसी चट्टान में नत वलन को क्या कहते हैं। किसी चट्टान में जो नत वलन होती है उसे हम क्या कहते हैं, है ना। किसी चट्टान में जो नत वलन होती है ना, उसे अभिनति कहते हैं। किसी चट्टान में जो नत वलन होती है, डाउनफोल्ड होती है, उसको अभिनति कहते हैं, अभिनति कहते हैं, है ना। 77 देखिए, पिघली हुई मैग्मा से बढ़ने वाली चट्टान को डैश कहा जाता है। पिघली हुई मैग्मा से जो चट्टान बनती है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। पिघली हुई मैग्मा से जो चट्टान बनती है उसको क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं 178, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो होती है ना आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। उसके बाद देखिए 179, मुख्य खनिज घटक, मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाली सेल को क्या कहते हैं। मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाली सेल को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चुनामय चट्टान, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट वाली सेल को क्या कहते हैं, चुनामय चट्टान कहते हैं। 180 में क्या बोल रहा है, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ क्या कहलाती है। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, उसे हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, उसे हम मैग्मा कहते हैं, है ना। उसके बाद 181, 181, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानों ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें क्या कहा जाता है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानों ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर आ जाता है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेता है, जिन्हें हम डैश कहते हैं, तो उसे हम आग्नेय कहते हैं ना। क्या कहते हैं, आग्नेय कहते हैं। उसके बाद चलिए 182 में, अंडमान क्या बोलते हैं उसको, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो है क्षेत्र 5, क्षेत्र भी, क्षेत्र 5, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र में आता है, क्षेत्र भी मतलब क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है ना।
3 निम्न में से किसे प्लेट विवर्तनिक का जनक कहा जाता है? प्लेट विवर्तनिक मतलब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया था, है ना? वो है वेगेनर। अल्फ्रेड वेगेनर ने प्लेट विवर्तनिक मतलब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया था, अल्फ्रेड वेगेनर, है ना? अल्फ्रेड वेगेनर प्लेट टेक्टोनिक मतलब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया था, है ना? उसके बाद आते हैं 184 में, और देखिए सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री लहरी भी कहा जाता है, सामान्यतः डैश वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। क्या कहते हैं उसको, सुनामी का विनाशकारी रूप, सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है, सामान्यतः डैश वाली भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो देखिए जो 7.5 से ज़्यादा वाला है ना, 7.5 से ज़्यादा होती है तो वो काफ़ी नुकसानदायक होती है ना। उसके बाद है 185 नंबर है, 185 का बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन है? पृथ्वी के भीतर के कंपन का अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंप विज्ञान कहते हैं ना। पृथ्वी के भीतर के कंपन के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंप विज्ञान कहते हैं। 186 देखिए, 186 में है भूकंप के दौरान कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? भूकंप के दौरान कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो भूकंपीय तरंग, भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है ना। उसके बाद 187 का बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? सबसे तीव्र जो भूकंपीय तरंग होती है उसे हम प्राथमिक तरंग कहते हैं। सबसे तीव्र जो भूकंपीय तरंग होती है उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग कहते हैं, है ना। उसके बाद आइए 188 में, और किन भूकंपीय तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? अनुप्रस्थ विस्थापन किस में शामिल है? इस तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। अनुप्रस्थ विस्थापन किसमें? इस तरंग में होती है। उसके बाद है 189, भूकंप की किन तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापन होती है? अनुप्रस्थ विस्थापन किस में होती है? वही है इस तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापन, इस तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापन होती है, किसमें? इस तरंग में। उसके बाद 190, 190, 190 का बात करें तो क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? सुनामी का कारण क्या नहीं है? मृदा अपरदन। सुनामी का कारण नहीं है मृदा अपरदन, है ना। सुनामी का कारण क्या नहीं है? मृदा अपरदन नहीं है। उसके बाद 191, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है, ये नहीं है ना, ये गलत है। पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करती है, ये बात बिल्कुल गलत है। किसके बारे में? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 192 को देखते हैं। 192, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के मध्य, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होती है? एक बार फिर से देखिए, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण बृहद ज्वार भाटा आता है। मतलब तीनों जब एक स्थिति में होता है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, तो क्या होता है? बृहद ज्वार भाटा आता है ना। उसके बाद आते हैं हम 193 में, है ना। 193 का अगर बात करें, भूकंप की तीव्रता डैश से मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता जो होती है रिक्टर स्केल से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता किसे मापते हैं? तो भूकंप की जो तीव्रता होती है ना वो रिक्टर स्केल से मापा जाता है। उसके बाद आइए 194 में, भूकंप भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? देखो भ्रंश समतल फॉल्ट प्लेन के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? उसको हम विवर्तनिक भूकंप कहते हैं ना। चट्टानों के पिघलने के कारण, भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को हम विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। उसके बाद आइए 195 को देखते हैं। 195 की अगर बात करते हैं तो 195 क्या बोल रहा है? डैश के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है? सिस्मोलॉजी के अंतर्गत, है ना। भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है? सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन करते हैं, है ना। 196 देखिए, निम्नलिखित में से प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? भूकंप का कारण कौन बनती है इनमें से? तो भूकंप का कारण जो है ना, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप का कारण बनती है। कौन बनती है भूकंप का कारण? ज्वालामुखी विस्फोट। 197 नंबर देखिए, 197 नंबर, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ बैरोमीटर दाब से, तो सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? भूकंप से। सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है ना। उसके बाद 198, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है ना। कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में आता है? रायपुर जो है निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में कौन आता है? रायपुर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में रायपुर आता है। उसके बाद 199, इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का संकेत है? सुनामी चेतावनी का एक संकेत कौन है? सुनामी चेतावनी का अगर बात करते हैं, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाली पानी, ये जो है सुनामी चेतावनी का एक संकेत है। मतलब सुनामी आने का जो कारण बनती है, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी जो है,
इससे आने की संभावना होती है सुनामी का, है ना। तो सुनामी चेतावनी का एक संकेत होता है कि सुनामी तट से तुरंत वापस पानी गिरने वाले, हाँ मतलब तुरंत वापस गिरने वाली पानी, है ना। उसके बाद आते हैं वो 200 क्वेश्चन नंबर 200 नंबर में आते हैं। तो नीचे दिए गए विकल्प में से किससे सुनामी आ सकती है। इसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है। सुनामी को क्या कहते हैं, हार्बर वेव भी कहते हैं। तो किससे आ सकती है सुनामी, तो सुनामी जो है ना वो समुद्र के भीतर भूकंप से क्या होता है, सुनामी आता है। सुनामी को किस नाम से जानते हैं, हार्बर वेव के नाम से भी सुनामी को जानते हैं, जो कि समुद्र के भीतर भूकंप से सुनामी आता है ना। तो ये रहा 100 क्वेश्चन, है ना। जल्दी जल्दी किए ताकि आपको बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आ रहा होगा, है ना। इसलिए जल्दी जल्दी कर दिए, ठीक है ना, ताकि मतलब टाइम भी कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी हो सके, है ना। तो ये रहा तीसरा सेट, और हम लोग मिलेंगे चौथे सेट में। जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर, है ना।